हुआ है, ठीक है। और एक कल्चर लेवल पर मैंने इसको जो है एक तरीके से बांधने की कोशिश की ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो हम इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब पहला जो टॉपिक है मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा ये। तो देखिए, हमने लिया है कि पाषाणकालीन संस्कृतियाँ, ठीक है। बिल्कुल, देखिए हमने नाम ही रखा हुआ है पाषाणकालीन संस्कृतियाँ। इसका देखिए, चूँकि जो क्वेश्चन के पैटर्न है, क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं, उसमें एक अलग तरीके से वो क्वेश्चन उठाते हैं। चूँकि देखिए, पाषाण काल जो है या फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता जो है, इसको हम ज़्यादा कल्चर के रूप में ही देखते हैं, न कि इसका कोई एक जो है पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि एक सभ्यता, सॉरी मतलब कि कोई वंश या मतलब राज्य के डेवलपमेंट के रूप में नहीं देखते इसको। और चूंकि इसमें देखिए कि हड़प्पा सिविलाइजेशन हो या फिर पाषाण काल हो, इसमें बहुत कुछ मिसिंग है। मिसिंग का मतलब क्या है? मिसिंग का मतलब है कि इस काल में राजनीतिक व्यवस्था का जो है मतलब आविर्भाव नहीं हुआ है, राजनीतिक व्यवस्था का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अच्छा, दूसरी बात आप देखो कि प्रशासनिक व्यवस्था का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और जब ये दो चीज़ें निकल जाती है तो राज्य का विस्तार नहीं हो पाता और राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। तो इसलिए इन दो टॉपिक को खास करके पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता को कल्चर के रूप में देखा जाता है। और यही कारण है कि यहाँ से क्वेश्चन कल्चर यानी कि सभ्यता और संस्कृति के रूप में डेवलप किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ यहाँ से उठाकर एक क्वेश्चन वो डाल ही देते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं करके। देखिए अब हाँ, अब है कि देखिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पृथ्वी की आयु वर्तमान में जो है वो 4.6 अरब वर्ष। देखिए, मैंने मतलब इसको हमको रखना नहीं था, लेकिन फिर भी चूंकि हम प्राचीन काल से इसको कर रहे हैं तो थोड़ा सा पीछे का हम आपको बैकग्राउंड देते हैं कि किस प्रकार से आगे मानव का विकास हुआ और आगे वर्तमान मानव तक कहाँ कैसे पहुँच पाए। तो देखिए कि जो पृथ्वी की आयु है, ऐसे देखिए पृथ्वी की आयु जो है 10 वर्ष आंकी गई है कि पृथ्वी की जो आयु हो सकती है वो 10 वर्ष हो सकती है। और उतना ही आयु जितना सूर्य का है, उतना ही आयु जितना चंद्रमा का है, और उतना ही आयु पृथ्वी का है। सबकी आयु लगभग 10 अरब वर्ष ही मापी गई है, 10 अरब वर्ष ही मापी गई है। तो पृथ्वी जो है अपना 4.6 वर्ष की अरब वर्ष आगे है कि पृथ्वी के प्रारंभिक जीवन आज से लगभग 3.5 अरब वर्ष में, सॉरी हाँ, कहता है कि देखो पृथ्वी की आयु तो 4.6 अरब वर्ष है, लेकिन पृथ्वी पर जीवन का जो है उद्भव वो 3.5 अरब वर्ष पहले हुआ है। और देखिए जैसे कि अब हमारे के यहाँ क्या है कि वेदों में लिखा हुआ है, वेद में क्या लिखा हुआ है कि जो है विष्णु के 10 अवतार हैं। प्रथम अवतार कौन है? मीन अवतार, मछली अवतार है। लेकिन हम लोग उसको डिनाई मतलब ज़्यादा उसको एम्फेसाइज नहीं करते, उसको मानते नहीं। लेकिन वही जो है चार्ल्स डार्विन जो है एक जो है पश्चिमी ऑथर है, पश्चिमी लेखक है, उसके कहने पर कि चूँकि उसके कहने पर कि चूँकि मानव का विकास जो है यानी कि पृथ्वी पर जो जीवन का विकास है वो जल में हुआ है। हम अपने थ्योरी को भूल जाते हैं कि वेदों में लिखा हुआ है कि जो विष्णु के उसका 10 अवतार, उसमें पहला अवतार मीन अवतार, तो मीन कहाँ रहता है? मतलब मछली अवतार, मछली भी तो जल में ही हुआ। तो हम अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं। खैर छोड़िए, इस विवाद में नहीं पड़ते। लेकिन हाँ, जो जो जीवन है, जीवन का प्रारंभिक विकास जल में हुआ है और समुद्र में हुआ है। तो कहता है कि 3.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हो गई थी। अब आगे ये तो कहता है कि जीवन का विकास सर्वप्रथम जल में हुआ है। तो डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत है, उसके अनुसार आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की जो शुरुआत है वो जल में हुई है। आगे है देखिए कि पृथ्वी की समय सारणी को महाकल्पों में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, कि पृथ्वी पर जो जीवन की शुरुआत हुई है उसको हम महाकल्पों में विभाजित करते हैं। महाकल्प को कल्प में विभाजित करते हैं और कल्प को युगों में विभाजित करते हैं। ये क्वेश्चन कई एक बार ड्राइव हो चुका है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि कल्प को किस में विभाजित करते हैं और महाकल्प को किस में विभाजित करते हैं, कल्प को किस में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि महाकल्प को कल्प में, कल्प को युग में विभाजित करते हैं। ठीक, कहता है कि मानव जो है नूतनतम काल या महाकल्प के चतुर्थ अवस्था में निवास कर रहा है। वर्तमान में जो मानव है, होमो सेपियंस, ये जो है हम लोग क्वाटनरी काल में रह रहे हैं, क्वाटनरी काल के होलोसिन एरा में रह रहे हैं। ठीक है, आगे कहता है कि अत्यंत नूतन काल में 3 बड़े स्तनधारी परिवार की उत्पत्ति होती है, जो है लगभग
आप कह सकते हो कि ये जो है होलोसीन काल के पहले प्लेस्टोसीन काल आता है। तो उस काल के अंतर्गत आप देखो कि 3 बड़े स्तनधारी परिवार का निर्माण होता है। उसमें है प्रथम आधुनिक घोड़ा, दूसरा आधुनिक हाथी, तीसरा है मवेशियों के अन्य पूर्वज इसी काल में आते हैं। आगे है कि जिसे हम बिरला फ्रांसिस जंतु समूह कहा जाता है। देखो मानव के भी पूर्वज ये घोड़े प्रजाति से हैं, जिसको बिरला फ्रैंका कहा गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, लेकिन इन सभी जो घटनाएं हुई है इनमें भारत से कोई अवशेष प्राप्त नहीं होता। इन सारे जो बिरला फ्रांसिस हैं इनकी जो अवशेष हैं वो भारत से प्राप्त नहीं होती। इनकी अवशेष मिलती है कहाँ से? तो अफ्रीका से। ठीक, ऐसे भी कहा जाता है कि जो प्रथम मानव है उसके अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो अफ्रीका से मिले हैं, और वो जो प्रजाति है उसका नाम है लूसी। ठीक है, अब आगे चलिए। हाँ, अब देखिए, कहता है कि 2 करोड़ वर्ष पूर्व, हाँ 2 करोड़ वर्ष पूर्व कपि का एक समूह जिसे रामापिथिकस कहा जाता है, ठीक है, वो जंगलों से निकल करके आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व एक जो है कपि का पूर्वज जिसको रामापिथिकस कहा जाता है, वो जंगल से निकल करके एक पार्ट उसका चला है मैदानी भाग में, एक पार्ट रह गए जंगल में। जो जंगल में रह गए वो रामापिथिकस कहलाए, और जो मैदानी भाग में आ गए वो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस कहलाए। तो कहता है कि निकलकर विभाजित हो गए, एक शाखा जो जंगल में रह गई तो दूसरी शाखा महाकपि का जो था वो खुले मैदानों में आ गया, उसे हम ऑस्ट्रेलियोपिथिकस कहते हैं। और आगे देखिएगा कि यही जो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस है मानव का पूर्वज भी है। यही ऑस्ट्रेलियोपिथिकस है जो मानव का पूर्वज है। और हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलियोपिथिकस का विकास जो है, देखो कि ऑस्ट्रेलियोपिथिकस का जो विकास है वो आगे इरेक्टस में हो जाएगा, और इरेक्टस का विकास आगे निएंडरथल में हो जाएगा, और निएंडरथल का विकास जो है आगे क्रो-मैग्नन में होगा, और यही क्रो-मैग्नन जो है वो सीधे होमोसेपियंस में डेवलप हो जाएंगे। क्लियर? अब देखिए, कहता है कि देखो कि हाँ, देखिए कि मानव में प्रारंभिक मानव जीवाश्म प्राप्त भारत में मानव के प्रारंभिक जीवाश्म प्राप्त नहीं होते। भारत में मानव के प्राचीनतम साक्ष्य पत्थर के औजारों से मिलते हैं। भारत में कुछ पत्थर के औजार मिले हैं जिससे ऐसा लगता है, इससे ऐसा पता चलता है कि भारत में कभी मानव रहा करते थे। ठीक है, आगे है कि जिनका काल लगभग 5 लाख ईस्वी पूर्व से 3 लाख ईस्वी पूर्व निर्धारित की गई है। लेकिन हाल में एक शोध हुआ है, उसमें पता लगा है कि महाराष्ट्र के बेरी नामक स्थान से जो है एक मानव, बेरी नामक स्थान से मानव की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं। वो भी मानव के कोई कंकाल और मानव के कोई अस्थिपंजर नहीं मिला है, मानव के उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं औजारों के उपलब्धता के कारण, या फिर कोई ऐसा साक्ष्य मिला जिसके कारण ऐसा पता लगे कि मानव इस काल में हुआ करते थे लगभग 14 लाख साल पहले। अब आगे देखिए कि अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। और देखो ये तो सब कोई जानते हैं, लगभग जो लोग तैयारी करते हैं वो सब जानते हैं कि जो है इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा जाता है। एक है प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं इसमें लोग फंस जाते हैं अधिकांश। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कहता है कि प्राग ऐतिहासिक काल जो है हम इसमें रखते हैं कि 3000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को प्राग ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब कि पहले 3000 ईस्वी पूर्व से पहले के काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल में रखते हैं। इसलिए रखते हैं क्योंकि इस काल में जो है केवल और केवल इतिहास के अध्ययन के लिए हमें पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि इस काल में इतिहास को लिखित रूप नहीं दिया गया। अब प्रश्न आता है कि जो है पाषाण काल, प्रश्न आता है कि पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल को हम किस काल में रखेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल में। तो याद रखिएगा कि पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल को हम रखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में। अब आगे ये देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल में, जिसमें लिखित इतिहास को लिखित रूप तो दिया गया लेकिन इतिहास को पढ़ा नहीं, उस जो लिपि थी उसको पढ़ी नहीं जा सकी, और केवल आज भी हम उसके अध्ययन के लिए
पुरातात्विक साक्ष्य पर ही निर्भर करते हैं, तो ऐसे काल को हम जो है आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं। और इसमें क्या रखते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता, और इसमें हम रखते हैं वैदिक काल को। देखो वैदिक काल में हमको लगता है कि वेदों की रचना हो गई, लेकिन वेद उस काल में मौखिक परंपरा से चल रहे थे, न कि लिखित परंपरा से चल रहे थे। यही कारण है कि हम वेद को और वैदिक काल को और हड़प्पा काल को दोनों, चूँकि हड़प्पा काल में जो है लिपि का विकास तो हुआ है, लेकिन लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। यही कारण है कि उसके धर्म और दर्शन, ये दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती। एक जानकारी और प्राप्त नहीं होती कि हड़प्पा सभ्यता में जो प्रशासनिक डेवलपमेंट हुआ है, जो प्रशासन है, वो कौन देख रहा है। इसलिए क्योंकि देखो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन तो इतना बढ़िया है, उसके नगर निर्माण पद्धति से ऐसा पता लगता है कि कोई ना कोई तो वेल क्वालिफाइड शासक व्यवस्था रहा होगा, जो इतना बढ़िया से मैनेज किया हुआ है शहर को। लेकिन ये कौन रहा होगा इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब तक इसके बारे में जब तक इसकी लिपि नहीं पढ़ी जाती, जब तक इसके बारे में हम जान नहीं पाएंगे। अब आगे चलिए देखते हैं कि ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल चूँकि 600 ईस्वी पूर्व के पश्चात के काल को हम ऐतिहासिक काल में रखते हैं। यहाँ से तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे चलिए, कहता है देखो कि मानव समुदाय के अध्ययन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्रस्तर युग, दूसरा ताम्रपाषाण युग और तीसरा लौह युग। अब यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेंगे ताम्रपाषाण युग में कौन कौन से काल आते हैं। ठीक, ताम्रपाषाण युग में कौन कौन से काल आते हैं, तो हम लोग को पता है, जो लोग पहले पढ़े होंगे उनको पता होगा कि ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल आता है, ताम्रपाषाण काल के बाद हड़प्पा काल आता है, हड़प्पा काल के बाद वैदिक काल आता है। याद रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल, देखिए कि ऋग वैदिक काल में लोहे का विकास नहीं हुआ है, उत्तर वैदिक काल में लोहे का विकास हुआ है। यानी कि पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा काल और ऋग वैदिक काल, ये तीनों हैं जो हमको मिल जाएंगे किसमें, तो ये ताम्रपाषाण काल में मिल जाएंगे। और उसके बाद लौह युग आएगा। तो प्रस्तर काल में आप देखें कि केवल पत्थर के औजार बन रहे हैं, ताम्रपाषाण काल में पत्थर और तांबे दोनों के औजार बन रहे हैं, और लौह युग में जो है पत्थर, तांबे और लोहे के औजार बन रहे हैं। मैक्सिमम जो है लोहे के, मैक्सिमम जो है वो लोहे के औजार ही बनेंगे, और तांबे की, क्योंकि तांबा जो है वो ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है, ज़्यादा उससे कोई हार्ड वर्क नहीं किया जा सकता, इसलिए लोहे के औजार। लेकिन इसमें भी क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रारंभिक लोहे का जब विकास हुआ था तो उस काल में लोहे के कौन से औजार बनाए जाते थे, कृषि औजार कि राजनीतिक औजार। राजनीतिक औजार का मतलब होता है कि उस काल में जो राजनीतिक डेवलपमेंट के लिए, प्रशासनिक डेवलपमेंट के लिए जो तलवार, भाले, गड़ा से बनाए जाते थे, तो अक्सर जो है उस काल में कृषि औजार न बना करके लोग राजनीतिक औजार ही बनाते थे। कहता है कि देखिए जॉन लुबाक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से 1-2 बार प्रश्न पूछा हुआ है कि देखिए कि जॉन लुबाक ने प्रस्तर युग को 2 भागों में विभाजित किया है। एक है पूरा पाषाण काल और दूसरा है नवपाषाण काल। ये जो है कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जॉन लुबाक ने किसने जो है पूरा पाषाण काल को यानी प्रस्तर काल को 2 भागों में बांटा है, तो जॉन लुबाक ने बांटा है। एक बांटा है पूरा पाषाण काल, दूसरा नवपाषाण काल। ठीक है, संपूर्ण पूरा पाषाण काल को प्लेस्टोसीन काल में रखते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, संपूर्ण जो पूरा पाषाण काल है उसको हम प्लेस्टोसीन काल में रखते हैं, क्योंकि प्लेस्टोसीन काल वही काल है जब पृथ्वी का लगभग 80% जो हिस्सा है वो जमा हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है। और इसी काल में, है ना, इसी काल में लगभग जो है मानव का जो आधुनिक रूप है वो धीरे धीरे करके आ गए थे, और उन्होंने प्रकृति से तारतम्यता बैठाना शुरू कर दिया था। और आप देखेंगे कि यहीं से जो पृथ्वी पर थोड़े बहुत बर्फ़ जो है वो पिघलने शुरू हो जाएंगे, और होलोसीन काल में आते आते बर्फ़ जो है बिल्कुल पृथ्वी पर से, जो इस इलाके में खास करके जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बर्फ़ ख़त्म हो जाएंगे, और मानव जो है, मानव के रहने लायक हैबिटेट शुरू हो जाएगा। मतलब मानव के रहने लायक नेचर में परिवर्तन हो जाएगा, गर्म मौसम होना शुरू हो जाएगा। ताकि आगे देखेंगे कि जब ऐसे भी कोल्ड मौसम होता है, ठंडा मौसम होता है, तो मानव शिथिल हो जाता है, मानव के अंग शिथिल हो जाते हैं। तो जब तक पृथ्वी पर बर्फ़ के चादर ढके रहेंगे, तब तक जो है मानव के विकास में जो है मानव के विकास में बहुत बाधाएं रहेंगी। ऐसे भी देखिए कि एक प्रश्न उपस्थित होता है कि आज मानव चांद और मंगल पर चला गया है, हम लोग जो है दूसरे मतलब एक्सोप्लैनेट खोज रहे हैं, लेकिन
अभी ऐसा क्या हो गया है, हर चीज़ हम लोगों ने पृथ्वी पर से लिया है, लेकिन पिछले 4000 साल पहले या 8000 साल पहले आप देखिएगा कि उसमें मानव जो है पत्ते के छाल लपेट कर, सॉरी पेड़ के छाल और पत्ते लपेट कर जीवन बिताते थे। आज ऐसा क्या हो गया है मानव के दिमाग में कि आज हम लोग चांद और सूर्य अध्ययन करे जा रहे हैं। इसके पीछे कारण वही है, क्योंकि उस काल में जो क्लाइमेट है ना, उस काल में जो क्लाइमेट है वो रहने लायक नहीं था, मानव के विकास के कारण लायक नहीं था। यही कारण है कि आज जो है पृथ्वी एक एक अपने हैबिचुअल जोन में आ गया है, ताकि उसमें मानव जो है उसका विकास हो सके। तो अब आगे चलते हैं, देखिए। हाँ, कहते हैं देखिए, पूरा पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के बीच संक्रमण की स्थिति को दर्शाने के लिए, पूरा पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के बीच संक्रमण की स्थिति को दर्शाने के लिए मध्यपाषाण काल की कल्पना की गई है। आगे देखें कि एडवर्ड लारटेट एक व्यक्ति हैं, उन्होंने पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एडवर्ड लारटेट ने पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, वो कौन कौन से काल हैं? तो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब देखिए कि निम्न पूरा पाषाण काल का जो काल है वो है 5 लाख से 50,000 ईस्वी पूर्व, और मध्य पूरा पाषाण काल का काल है 50,000 से 40,000 ईस्वी पूर्व, और उच्च पूरा पाषाण का काल है वो है 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, अब आगे की निम्न पूरा पाषाण काल को जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं इसको। देखिए, निम्न पूरा पाषाण काल जो है उसमें है कि आरंभिक मानव होमोसेपियंस का विकास इसी काल में हुआ था। मानव पहाड़ों की गुफाओं में आकाश के नीचे निवास करते थे। किस काल में? तो निम्न पूरा पाषाण काल में। है कि मानव का प्रारंभिक साक्ष्य शिवालिक के पहाड़ियों में हमको देखने को मिलता है। इस काल में क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास भी देखा गया है। उत्तर पश्चिम में सोहन संस्कृति, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। सोहन संस्कृति, या फिर इसी को हम कहते हैं पेबुला संस्कृति या फलक संस्कृति। सोहन जो नदी है वो पाकिस्तान में है, जो सिंधु की सहायक नदी है। यहाँ से, इस नदी घाटी से हमें पेबुला यानी कि जो है फलक जैसे औजार प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको हम सोहन संस्कृति या फलक संस्कृति या फिर पेबुला संस्कृति कहते हैं। आगे है कि इसके पास सोहन संस्कृति, जिसमें चॉपर चॉपिंग संस्कृति भी कहते हैं। देखिए, हाँ याद रखिएगा, इसको सोहन संस्कृति को हम चॉपर चॉपिंग संस्कृति भी कहते हैं। उसी प्रकार मद्रास में, है ना, मद्रास में मद्रास संस्कृति या हस्तकुठार संस्कृति का विकास हुआ है। देखिए, जो भी लोग पहले पढ़े होंगे उनको पता होगा कि मद्रास के पल्लवरम और अतिरम पक्कम से, याद रखिएगा कि मद्रास के पल्लवरम और अतिरम पक्कम से जो है 1863 ईस्वी में एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है रॉबर्ट ब्रूसफुट, और उनके दोस्त हैं विलियम किंग। दोनों ने मिलकर के, पहले रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पल्लवरम से, और बाद में जो है ये विलियम किंग ने अतिरम पक्कम से कुल्हाड़ी खोजी थी, हैंड एक्स खोजा था। इसी खोज के आधार पर हम, भारत में खोजे जाने वाले प्रथम औजार है ये। इसी खोज के आधार पर हम मद्रास को मद्रास संस्कृति के नाम से जानते हैं, या फिर हैंडेक्स संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे इसको। तो मद्रास के पल्लवरम और अतिरम पक्कम से कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, जो सब भारत में खोजा गया सबसे प्राचीनतम औजार है। आगे कि इसी काल में प्रमुख उपकरण क्रोड उपकरण थे। ठीक है, जो निम्न पूरा पाषाण काल है, इसमें जो उपकरण थे उसको कहते हैं क्रोड उपकरण, जिसे हम हस्तकुठार, खंडक, चौपर, बिदारनी वगैरह इस काल के औजार हैं। प्रमुख पाषाणकालिक स्थलों में संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त हुआ, यानी कि जो पाषाणकालिक औजार हैं वो संपूर्ण महाद्वीप से, भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त हुए हैं। किंतु गंगा की कछारी में, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किंतु गंगा की कछारी मैदानों में इसका जो है प्राप्ति नहीं हुई, इसकी प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, अब देखिए कि मानव के, हाँ लेकिन हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि निम्न पूरा पाषाण काल में मानव के जीविका का मुख्य पेशा क्या है? तो मुख्य पेशा जो है इस काल में, अभी मानव खाद्य संग्राहक है, खाद्य उत्पादक नहीं है। वो मांस को, वो जो है फल फूल को, वो जो है किसी भी और साधन से अगर पेट भरता है तो वो उसको संग्रह करके लाता है और उसको खाता है। ठीक है, हाँ आगे कहता है कि इस काल के प्रमुख स्थलों में सोहन घाटी, आंध्र प्रदेश के गिदलूर। एक क्वेश्चन पूछे हुए हैं यहाँ से भी कि सोहन घाटी, गिदलूर, नेल्लौर, उत्तर प्रदेश के बोलन घाटी, महाराष्ट्र के नेवासा, कश्मीर के जो है
महाराष्ट्र में निवासा इत्यादि जो स्थल हैं, इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब आइए, कहता है कि मध्य पाषाण काल में आता है। अब मध्य पाषाण काल में ये तो कहता है, देखिए कि इस काल में जीविकोपार्जन का आर्थिक आधार खाद्य संग्रह। देखिए मध्य पाषाण काल तक में भी आकर के मनुष्य जो है खाद्य उत्पादक नहीं बना, खाद्य संग्राहक ही है। संग्रह करने का मतलब क्या, वो जाता है बटोर के लेके आ जाता है। शिकार करना भी खाद्य संग्रहण में ही आता है। तो याद रखेंगे, हाँ, इस काल में करोड़ उपकरण की तुलना में सल्क उपकरण है, मतलब कि छिलके वाले उपकरण है। मतलब एक पत्थर को बीच से काट फाड़ दिया, 2 पत्थर हो गए तो 2 उपकरण बन गए। तो इस प्रकार तो प्रधानता बढ़ने लगी थी। फलक उपकरणों की अधिकता के कारण इसे फलक संस्कृति भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यहाँ पे कन्फ्यूजन एक हो जाता है कि फलक संस्कृति क्या है, फलक संस्कृति किसको बोलते हैं, तो मध्य पाषाण काल कि मध्य पूरा पाषाण काल। तो याद रखेंगे कि इसको मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति बोलते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाता है इंसान। पहले उपकरण बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में स्फटिक और स्क्वार्ट्जाइट का प्रयोग किया जाता था। वहीं इस काल में जो है जेस्पर और चर्ट पत्थर का उपयोग किया जाता है। जेस्पर चर्ट मतलब क्या, वैसे पत्थर जिसको हम 2 भागों में विभाजित कर सकें, 3 भागों में विभाजित कर सकें। कहते हाँ, अब इस काल में लकड़ियों और हड्डियों के उपकरण बनने लगे थे, जिसमें उपकरणों में तक्षनी है, खुरचनी का उपयोग किया जाने लगा था। जब तक्षनी और खुरचनी जो है, इसका उपयोग मांस को चमड़े से अलग करने के लिए किया जाता था। ठीक, आगे देखिए, कहता है कि अब उच्च पूरा पाषाण काल में 40,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व के बीच में उच्च पूरा पाषाण काल है। तो इसको देखेंगे, कहता है कि इस काल में वायुमंडल में नमी की मात्रा कम होने लगी थी। हिमयुग हिमयुग अंतिम अवस्था में था। जलवायु अपेक्षाकृत गर्म होने लगा था। ठीक है, इस काल में उपकरणों में स्थूल प्रकार के फलक होते थे। उसी प्रकार तक्षनी और खुरचनी उपकरणों की प्रधानता बढ़ गई थी। इसमें हड्डी के उपकरणों की प्रधानता बढ़ गई थी। किस काल में, तो उच्च पूरा पाषाण काल में। अब जो है मानव में जो है सोचने की क्षमता बढ़ गई थी, इफिशियंसी बढ़ गया था, क्योंकि क्लाइमेट गर्म हो रहा था, मानव के रहने लायक वातावरण बन रहा था। देखिए बोलन घाटी जो उत्तर प्रदेश में है, बोलन घाटी में स्थित लोहदा नाले से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति इसी काल की है। ये बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन कि किस लोहदा नाले से जो मूर्ति मिली है, जो मातृ देवी की मूर्ति मिली, हड्डी से बना हुआ है, इस जो मूर्ति वो किस काल की है, तो उच्च पूरा पाषाण काल की है। और देखिए इसी काल में वर्तमान मानव होमो सेपियंस का विकास भी हुआ है। इसी काल में कृषि, पशुपालन एवं अग्नि से परिचित नहीं, इस काल के लोग जो है वो ना कृषि से परिचित थे, न अग्नि से परिचित थे, न पशुपालन से परिचित थे। ठीक है, आगे चलिए, अगले टॉपिक में चलते हैं। हाँ, अब है कि मध्य पाषाण काल, वो था मध्य पूरा पाषाण काल, आवाज है मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल का जो काल है वो है आपका 10,000 ईस्वी पूर्व से 6,000 ईस्वी पूर्व तक का काल है। मतलब इस काल में जलवायु शुष्क होने लगा था, पेड़ पौधे जीव जंतु स्थिति में परिवर्तन आने लगी थी। मध्य पाषाण काल में की जानकारी हमको 1860 ईस्वी में C.N. कार्लाइल ने, देखिए सिंहल नहीं, यहाँ विंध्यन क्षेत्र है ना, विंध्यन क्षेत्र में पाषाण उपकरणों की खोज के साथ की है। हड्डी के उपकरण महादाहा, सराय नाहर राय और दमदमा से प्राप्त हुए हैं। तीनों से प्राप्त हुआ है। हड्डी के उपकरण जो है मध्य पाषाण काल में सराय नाहर राय और दमदमा और महादाहा से प्राप्त हुए, तीनों जगह से प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले भी। मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के बीच संक्रमण की स्थिति को दर्शाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस काल में सूक्ष्म उपकरण बनने लगे थे, प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हो गया था। प्रक्षेपास्त्र तकनीक का मतलब क्या होता है पता है? प्रक्षेपास्त्र तकनीक का मतलब होता है तीर कमान का विकास हो गया था। इसी के साथ तीर कमान का विकास हो गया था। मछली पकड़ने की कला, पक्षियों के शिकार करने तथा छोटे जानवरों के शिकार करने की कला इसी काल में विकसित हुई थी। आई कि पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य पाषाण काल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य जो हैं वो मध्य पाषाण काल में देखने को मिले। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, राजस्थान के बागौर से पशुपालन के हमको साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मतलब इसी काल में महत्वपूर्ण स्थलों में पश्चिम बंगाल के बीरभानपुर, गुजरात के लंगनाज, तमिलनाडु के टेरी समूह, मध्य प्रदेश के आदमगढ़, राजस्थान के बागौर और गंगा द्रोणी में सराय नाहर राय तथा महादाहा
इस काल के प्रमुख स्थल है। भीमबेटका से प्राप्त मानव अंत्येष्टि के प्रमाण मिले हैं। मानवीय आक्रमण का प्रथम साक्ष्य सराय नाहर राय से मिला है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए महादाह से समाधि के में स्त्री और पुरुष दोनों को साथ साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? तो महादाह से। स्त्री और पुरुष को साथ में दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हमको? तो महादाह से मिले। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ एवं राजस्थान के बागौर से मानव के मकान बनाने के साक्ष्य हमको दिखाई पड़ते हैं। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और राजस्थान के बागौर से मकान बनाने के प्रथम प्रयास यही से दिखाई पड़ते हैं। तथा कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, किंतु आग का उपयोग मध्य पाषाण काल को पूरा पाषाण काल से अलग करता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि आग का आविष्कार हुआ, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है, आग का उपयोग मानव के द्वारा किया जाने लगा नवपाषाण काल में। उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय एवं महादाह से गर्त चूल्हा, यानी कि जो जमीन में चूल्हे खोद के बनाते हैं, गर्त चूल्हे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय से 8 चूल्हे की प्राप्ति हुई है, जो सामूहिक जीवन पद्धति की ओर संकेत करता है। ठीक है, समाधान पद्धति इसी का विशिष्ट पहचान, हाँ इस काल की विशिष्ट पहचान है, क्योंकि पूरा पाषाण काल में समाधान के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। देखिए समाधान का मतलब क्या हुआ? सबों के जो है दफनाए जाने, सबों को जो है जलाए जाने के साक्ष्य हमको मध्य पाषाण काल से ही पहली बार प्राप्त होते हैं। और ये क्या था कि नवपाषाण काल, नवपाषाण काल जो है बहुत इम्पोर्टेंट ये है, एक काल है जिसमें हम मानव के विकास के उस चरण को देखते हैं जिसमें आधुनिक मानव के छवि दिखती है। तो देखिए इसको कहता है कि देखिए हाँ, नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन लुवाक ने 1865 में किया था। बहुत वीवीआई है भैया, इसको वीवीआई कर लीजिए आप। जॉन लुवाक ने किया था नियोलिथिक शब्द का प्रयोग। आगे देखेंगे कि एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है गॉर्डन चाइल्ड, है ना, गॉर्डन चाइल्ड। इन्होंने नवपाषाण क्रांति शब्द को जन्म दिया है। नवपाषाण क्रांति शब्द को जन्म दिया है इसने। कहता है कि नवपाषाण काल में कृषि कार्य का प्रारंभ, पशुपालन का विकास, पत्थर के पॉलिस्टार औजारों का निर्माण तथा ग्राम समुदाय का प्रारंभ इसी काल में हुआ है। आरंभिक किसान इसी काल में थे और कृषि के विकास ने सामाजिक विभाजन को बल मिला है। अब देखो कहता है कि देखिए जब नवपाषाण काल की बात आती है तो हम आग का प्रयोग, कृषि का विकास, अस्थाई बस्तियों का विकास जो है हम इसी काल में देखते हैं। और मानव पहली बार अनाज का उपयोग करेगा और मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की श्रेणी में तब्दील हो जाएगा इसी काल में, नवपाषाण काल में। अब आगे चलिए, कहता है कि देखो कि विश्व स्तर पर नवपाषाण काल की शुरुआत 9000 ईस्वी पूर्व में मानी जाती है, जबकि भारत में यह 7000 ईस्वी पूर्व में मानी जाती है। भारत में मानव के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला पहला फसल चावल था, उत्तर प्रदेश के लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। देखिए कि भारत में मानव के द्वारा जो अनाज का उपयोग किया गया है, वो प्रथम उपयोग किया जाने वाला जो अनाज है वो है चावल, जिसको कहाँ से प्राप्त हुआ है? हम देखिए पहले ये था कोल्डिहवा से, लेकिन अब जो है नए शोध में उत्तर प्रदेश के लहुरा देव से प्राप्त हुआ है, लगभग 9000 ईस्वी पूर्व में है ना। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से गेहूं और जौ के प्राचीनतम साक्ष्य हमको मिलते हैं। कोल्डिहवा से चावल के प्रमाण हमको लगभग 6500 से 7000 ईस्वी पूर्व में प्राप्त होता है। दक्षिण भारत में प्रयोग होने वाला पहला फसल रागी था। याद रखिएगा, दक्षिण भारत में नवपाषाण काल लगभग 1000 ईस्वी पूर्व तक चलता रहा। जिस काल में हमारे के लोहे का उपयोग उत्तर भारत में हो गया था, दक्षिण भारत में जो है अभी तक नवपाषाण काल ही चल रहा था। इसी समय लोग महापाषाण संस्कृति का विकास किया और महापाषाण संस्कृति मुख्य रूप से विशेषतः कब्र से जाना जाता है। ठीक है कि महापाषाण संस्कृति को हम देखते हैं कि हड़प्पा काल के बाद एक काल आता है, एक थोड़ा सा 200 वर्षों का एक काल आता है जो कहते हैं महापाषाण काल। इसमें बहुत बड़े बड़े कब्र बनाए जाते थे, कब्रों को जो है बहुत ऊंचा बनाया जाता था, उसमें पत्थर रखे जाते थे और कभी कभी तो कब्र जो है वो जो है मल्टी लेयर होते थे और उसमें बहुत सारे जो सबों को दफनाया जाता था। हाँ अब देखिए अब यहाँ से देखिए कहता है कि चौपानी मांडो एवं
हाँ, चौपानी मांडो से, यहाँ पे गलत हो गया है, चौपानी मांडो से मृदभांड के प्रयोग का प्राचीनतम साक्ष्य हमको प्राप्त हुआ है। तो इसी काल में मकान, इस काल में मकान आयताकार एवं वर्गाकार होते थे, सरकंडे एवं लकड़ी के निर्मित होते थे। तो नवपाषाण काल के बाद अगला चरण ताम्रपाषाण काल का है। इस काल में तांबे एवं पाषाण के उपकरण बनाए जाते थे। देखिए आ गया कि गॉर्डन चाइल्ड ने पहली बार नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी है। आगे है कि नवपाषाण काल में पशुओं को मांस के लिए पाला जाता था, न कि दूध के लिए और न कि जो है उससे कोई सुरक्षा के लिए। पशु पालने के पीछे एक ही उद्देश्य था, वो था मांस। प्रथम पशु जो पाला गया था वो था कुत्ता, है तो सबको पता है। चाक एवं चक्के का विकास नवपाषाण काल में हुआ है। इसी काल में मृदभांडों का उपयोग अनाज को रखने के लिए या छोटे बच्चों को दफनाने के लिए होता था। मृदभांड का मतलब होता है कोई बर्तन इस प्रकार से, तो इसमें या तो अनाज रखते थे, न तो छोटे जो बच्चे को डेथ हो जाता था उसको उसमें दफना देते रख करके। तो आगे यहाँ कहता है कि सामुदायिक जीवन की परिकल्पना नवपाषाण काल में आरंभ हुई थी। सामुदायिक जीवन का मतलब क्या है, सभी लोग एक ही जगह रह रहे हैं। एक गांव का विकास जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से कहते हैं कि सामुदायिक जीवन का विकास जो है वो उसकी परिकल्पना हमको नवपाषाण काल में देखने को मिलती है। कहते भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल का आरंभ लगभग 7000 ईस्वी पूर्व में माना जाता है, जबकि ताम्रपाषाण काल की शुरुआत लगभग 3500 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। सबसे पहले खोजा जाने वाला धातु जो है वो है तांबा, और भारतीय उपमहाद्वीप में तांबे की शुरुआत लगभग 6000 ईस्वी पूर्व में हुई है, और विश्व के लेवल पर लगभग तांबे की खोज जो है लगभग 7000 ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व के बीच में हुई है। इसी प्रकार लौह युग की शुरुआत लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में मानी जाती है। हाँ, अब देखिए आगे कहता है कि मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति के फलक, मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृतियों के से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये बहुत बार पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा स्थल है जो पाषाण काल में डेवलप हुआ और हड़प्पा काल तक चलता रहा, तो उस स्थल का नाम है मेहरगढ़। कहता है मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य हमको बुर्जहोम से मिला है। बुर्जहोम जो है वो J&K में है, यानी कि जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे एक और है गुफा करल भी। यहाँ पे देखिए गुफा करल से पशुपालन के साक्ष्य हमको मिलते हैं। प्रारंभिक साक्ष्य अगर पशुपालन को मिलते हैं तो मिलते हैं हमको गुफा करल से। बिहार में एक जगह चिरंद, सारण डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ से नवपाषाण काल के हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। दमदमा जो हरियाणा में है से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। अस्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा लोहदा नाले से, यानी जो लोहदा नाला है बोलन घाटी में है, से प्राप्त हुए हैं। 1861 में भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था, और भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है कनिंघम को। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण कहता है कि 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को एक सरकारी विभाग के रूप में गठित किया गया, और 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को एक केंद्रीकृत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नाम दिया गया, तथा जॉन मार्शल को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। और जॉन मार्शल को कौन नहीं जानता, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में वो अग्रणीय व्यक्ति रहे हैं, क्योंकि वो दयाराम साहनी और जो है राखलदास बनर्जी के साथ मिलकर के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई है। अब थोड़ा सा यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, देखिए कहता है कि मध्यपूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। फलकों की अधिकता के कारण मध्यपूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहा जाता है, यानी कि फलकों की अधिकता के कारण। 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं कहाँ से, तो लंघनाज से, गुजरात में है लंघनाज। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी हमको मिलती है 1867 से 68 ईस्वी में। हाँ, आगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाले प्रथम स्थल कौन है, लहुरा देव हैं, जो चावल के साक्ष्य मिले हैं कम से लगभग 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व के मध्य में। भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 ईस्वी पूर्व में लगभग गेहूं के साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं मेहरगढ़ से। लहुरा देव के बाद चावल के साक्ष्य वाले दूसरे स्थान कौन है, तो वो है कोल्डिहवा।
चावल के भूसी मिला है। मक्का का सर्वप्रथम साक्ष्य हमको मिलता है मैक्सिको में, और गुफा करल का अर्थ होता है गुफा, यानी कि जो कुम्हार थे उनके गुफा, जिसमें वो लगाते हैं, भट्ठे लगाते हैं, उस प्रकार से। हाँ, अब देखिए आपको पता नहीं चल रहा होगा, ये जो है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ हैं। मैं कुछ चीज़ें हैं आपको मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। देखिए कि दक्षिण पूर्व राजस्थान में, हाँ देखिए दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कुछ संस्कृति है, उसको हम कहते हैं बनास संस्कृति। और इसमें है आहर संस्कृति, बागौर, बालाथल, ओजियाना और गिलुंद। इसमें जो है ये है बनास संस्कृति। हम यहाँ से यही पूछते हैं कि बनास संस्कृति जो है वो कहाँ पर मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा कि महाराष्ट्र में मिलेगा। तो याद रखिए कि बनास संस्कृति राजस्थान में मिलेंगे। अब देखिए कि पश्चिम मध्य प्रदेश में है मालवा, कायथा संस्कृति, एरन संस्कृति और नवदा टोली। यहाँ से ये पूछ लेते हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में है जो संस्कृतियाँ हैं उसको है जोरवे संस्कृति, नेवासा और दायमाबाद। और यहाँ से पूछ लेते हैं पूर्वी भारत में जो है चिरंद है, पांडुरजा ढीवी है और महिसादल है। अन्य स्थलों में बिहार में सेनुआर, सोनपुर और ताराडी, यहाँ से पूरा ताम्रपाषाण कालीन अस्त्र प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाण कालीन जो औजार प्राप्त हुए हैं। आगे उत्तर प्रदेश में खैराडी और नरहन, यहाँ से भी ताम्रपाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर अच्छा लगा हो तो आप शेयर करते रहेंगे इसको। भाई चैनल नया नया है तो आप लोग जो जितना लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना बढ़िया रहेगा।